का मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आशीष गर्ग आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आशीष सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर, आप लोग भी ऐसा करने वाले हो कि 70 घंटे 90 घंटे काम करवाओगे हम अपने वर्कर्स से? हाँ जी सर, 90 घंटे काम कर रहे हैं, बिल्कुल हैं? करना वो पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? आप भी कर रहे हो कैसा? अभी आजकल बड़े बड़े मैनेजमेंट ऐसा कह रहे हैं, टॉप प्रमोटर्स या मैनेजमेंट, कि 70 घंटे वर्क आवर, किसी ने कह दिया 90 घंटे वर्क आवर करना चाहिए वीकली। आप भी इत्तेफाक रखते हो क्या इस बात से? 70 घंटे तो करते ही हैं सर। 90 पे तो नहीं आएंगे ना अपन? 90 का भी सोच रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बेचारे एम्प्लॉयज भी डिसहार्टेंड हो जाएंगे आपके जो सुन रहे होंगे। तो पर ठीक है, शिफ्ट ले आइएगा, शिफ्ट ला के करें, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, गर्ग सर, पहले तो हैप्पी फोर्जिंग्स का बिजनेस है, फोर्जिंग्स और मशीनिंग की कंपनी, जो कि लिस्टेड अनलिस्टेड सब मिला लूं, एसएमईज वगैरह, तो काफी क्लटर्ड सा स्पेस है। तो हैप्पी फोर्जिंग्स इस क्लटर्ड स्पेस में कैसे स्टैंड आउट करती है? क्या डिफरेंट ऑफरिंग देती है? तो सर, हैप्पी फोर्जिंग आज के समय में बहुत ही एक नीश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है। और आज की डेट में हम 90% बिजनेस हमारा फुल मशीन कंपोनेंट से आता है, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 15% बिजनेस जो है इंडस्ट्रियल से आता है, एंड ऑटोमोटिव इज ओनली 40%। 60% हमारा नॉन ऑटो से आता है। और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अप टू 250 केजी तक के रेंज में रहते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल्स जो है सबसे बढ़िया है, ऑलमोस्ट 28-29% का ईबिटा मार्जिन है और डेट फ्री बिजनेस है। और कंपनी का ग्रोथ पिछले कुछ सालों में बहुत सॉलिड रहा है, एंड मशीनिंग बिजनेस जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। इसी के दौरान कंपनी को नॉन ऑटो स्पेस में बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने अभी एक जो है बड़ा कैपेक्स जो है अनाउंस किया है, जो इंडस्ट्रियल फील्ड में आप होगा। जो कह रहे हो नीश फोर्जिंग 250 केजी तक, ये बात सही है कि जब इसको कंपैरिजंस ड्रॉ करो बाकी लिस्टेड फोर्जिंग कंपनी से, तो आपकी मार्जिन प्रोफाइल स्टैंड आउट करती है। ऑपरेशनली शायद आप कहीं बेहतर मार्जिन ईक आउट करते हो। तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड वर्टिकल्स पे आप फोकस करते हो, उसके कारण ये मार्जिन ऐसे हैं। और इवेंचुअली का इंडस्ट्री लेवल पे जाने वाले हैं, या मार्जिन हमेशा इंडस्ट्री से अबव पार ही रहने वाले हैं? सर, जो हमारा मशीनिंग कंटेंट है बिजनेस में वो हर साल बढ़ते जा रहा है। आज हमारा जो मशीनिंग कंटेंट है दैट इज ऑलमोस्ट 90%। तो आज इट इज नॉट ओनली फोर्जिंग कंपनी नहीं है, अब ये मशीनिंग कंपनी बन चुकी है। तो जैसे हमारा मशीनिंग कंपनी हम लोग कर रहे हैं, हमारा इस साल भी शुरू के फर्स्ट 6 मंथ्स में H1 में हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो एवरेज बेसिस में 3% बढ़ा है। 3% ग्रॉस मार्जिन बढ़ने की वजह से हमारा बीटा मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है। सो वैल्यू एडिशन कंटेंट जो है वो हमारा हर साल बढ़ रहा है। सो हमारा रियलाइजेशन पर केजी इंप्रूवमेंट जो है वो हर साल की तरफ इंप्रूवमेंट में जा रहा है। जो नए बिजनेसेस आ रहे हैं उसमें ग्रॉस मार्जिन जो है 70-75% है, जिसकी वजह से एवरेज ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। आपने फिर केपेक्स की बात छेड़ दी। अगला ट्रिगर वही था जिस पे बातचीत करनी थी। ये कंपनी 650 करोड़ रुपए खर्च करना चाहती है केपेक्स पे, और उस पे भी नॉन, और जिसकी आप बात करो कि तवज्जो देने का मन है कि नॉन ऑटोमोटिव। क्या प्लान्स हैं इस केपेक्स के? नॉन ऑटोमोटिव मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए आप ये केपेक्स करने की तैयारी कर रहे हो सर? क्या आइडिया है? तो हमारा जो इसमें रहेगा, बिकॉज हम अभी 250 किलो तक बना रहे हैं, 250 किलो से हमारा जो हटकर हम 3 टन तक की फोर्जिंग कर पाएंगे। हम 250 किलो से पूरी रेंज कवर कर पाएंगे। और इसके अंदर जो रहेगा इंडस्ट्रियल इंजन्स जो रहेंगे, जो आज की डेट में एक पावर बैकअप की तरह यूज हो रहे हैं डाटा सेंटर्स के लिए। मेरीन एप्लीकेशन है, माइनिंग एप्लीकेशन है, एरोस्पेस है, डिफेंस है, एंड न्यूक्लियर सेक्टर है। जो जो हैवी सेक्टर रेंज में प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर अब देखा जाए, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए केवल 2-3 फैसिलिटीज ही हैं जो ये सेक्टर केटर कर सकती हैं क्लोज डाई फोर्जिंग। और ये 650 करोड़ रुपए लार्जली इंटरनल एक्रूअल से फंड होने? हमारा कुल मिला के इस कैपेक्स को इंक्लूड करके हमारा टोटल कैपेक्स प्लान 1000 करोड़ से ऊपर रहेगा अगले 3 साल का। और उसमें ज्यादातर कैपेक्स जो है हमारा इंटरनल एक्रूवल से होगा। कंपनी आज भी जो है डेट फ्री है, कंपनी 250 करोड़ के कैश पे बैठी है। तो कंपनी मैक्सिमम कैपेक्स जो रहेगा वो इंटरनल एक्रूवल से ही होगा। 600 करोड़ रुपए इस पे, कुल मिलाकर अगले 3 सालों में 1000 करोड़ रुपए का केपेक्स करना है। इसके कमिश्निंग के
टाइमलाइंस क्या होंगे आशीष सर, और किस तरह के इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज का फोरकास्ट कर रहे हो आप लोग? ये 2027 के क्वार्टर 4 में हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये कमीशन हो जाएगा और प्रोडक्शन में चला जाएगा प्लांट। एंड 2028 ऑनवर्ड जो है इससे हमारा रेवेन्यूज निकलना शुरू होगा। लगभग 2 से 3 साल के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कैपेक्स है 600 से 800 करोड़ का कैपेक्स हम ये नई फैसिलिटी में कर पाएंगे। आपने बातचीत में कहा था, मुझे याद पड़ता अभी, कि डेट फ्री बैलेंस शीट। जब आईपीओ आया था तब 250 करोड़ रुपए के आसपास की मेरे ख्याल से ग्रॉस डेट थी, जिसमें से 150 करोड़ रुपए आईपीओ की प्रोसीड से खत्म करने थे। बचा हुआ क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरनल एक्रूवल से खत्म कर दिया है क्या? बैलेंस शीट पे इस समय कोई डेट नहीं है। बैलेंस शीट में केवल लॉन्ग टर्म डेट इस समय कुछ नहीं है, एंड शॉर्ट टर्म डेट बहुत थोड़ा सा है जो कि वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है। एंड अगर आप वैसे देखा जाए कंपनी का एक्रूवल भी स्ट्रांग है और इस साल भी जो है 200-250 करोड़ का कैपेक्स रहा है। अच्छा आशीष सर, एक ही सवाल के को दो तरह से टटोलूंगा। पहले तो मैं पढ़ रहा था 80% इस समय अपना एक्सपोजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक मार्केट से आता है, और डोमेस्टिक में आपकी बहुत मजबूत पकड़ है सीवी एज अ स्पेस में, बाकी वर्टिकल्स में भी है, सीवी खास तौर पे। तो दरअसल डिमांड एनवायरनमेंट शेपअप कैसा हो रहा है? सीवीज ऑफ लेट थोड़ा सा मामला स्टीम मोमेंटम लूज आउट होता हुआ लग रहा था। ग्राउंड रियलिटी क्या है आशीष सर? डिमांड एनवायरनमेंट आपके लिए कैसा है? अगर हम H1 का बात करें तो H1 में जो है सिंगल डिजिट का डी ग्रोथ रहा है मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल में, स्पेशली अगर हम लॉन्ग हॉलेज एप्लीकेशन और हम मल्टी एक्सल ट्रक्स की बात करें तो वहां पर स्लो डाउन रहा है। एंड पिछले क्वार्टर में भी कुछ जो है मिक्स रिव्यूज मिले हैं। कई ओईएम्स के कुछ प्रॉफिट्स जो हैं, कुछ ओईएम्स के जो है सेल्स अच्छे रहे हैं, कुछ ओईएम्स से नहीं सेल्स अच्छे रहे हैं। तो हमें अभी एक क्वार्टर कम से कम और देखना पड़ेगा जिसमें हम बोल पाए कि हाँ रिकवरी हुई है। बट एक चीज बड़ी क्लियर है दैट हम इस लेवल से नीचे कोई लेवल नहीं देख रहे हैं, सो वी आर एक्सपेक्टिंग इंप्रूवमेंट फ्रॉम दिस लेवल। मतलब वर्स्ट इज बिहाइंड अस, या तो ये स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी या फिर यहां से इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, ऐसा है। चलिए बढ़िया है। 80% डोमेस्टिक है तो बट ऑब्वियस 20% एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। कौन सी की ज्योग्राफीज है जहां पे आपका एक्सपोजर है? क्या आप लोग भी वो नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 ट्रक सेगमेंट को केटर करते हो क्या? और प्लस एक अपडेट पढ़ा था मैंने कि आप लोग चाह रहे हो अपना इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है 20% से बढ़ाकर 30% ले जाना। तो क्या कर रहे हो उसके लिए आप? हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स 20% है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 8 से 9% है। तो ऑलमोस्ट कुल मिला के अराउंड 29 से 30% OEMs के आज भी थ्रू हमारा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स है। बट 30 जो हमारा डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स 20% का है, ये कुल मिला के 30 से 35% डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स जो है उम्मीद करते हैं कि अगले 2 से 3 साल में हो जाएगा, क्योंकि जो पाइपलाइन में जो ऑर्डर्स हैं वो ज्यादातर जो है एक्सपोर्ट सेक्टर से। जाते जाते बैलेंस शीट बढ़िया है, लॉन्ग टर्म डेट है नहीं, केपेक्स कर रहे हैं, इंटरनल एक्रूवल्स बढ़िया है। कोई इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव लेने का मन, कोई अधिग्रहण वगैरह, कुछ रडार पे कंपनी साहब? सर दोबारा से बोलेंगे? मैं कह रहा हूँ बैलेंस शीट बढ़िया है, लॉन्ग टर्म डेट वगैरह है नहीं, कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी की तलाश, कोई अधिग्रहण करने का मन? ये कंपनी जो है कंपनी देख रही है, बिकॉज स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहिए जहां पर हम जो है कुछ कंपनी में टर्न अराउंड कर पाए। तो कंपनी इनऑर्गेनिक के लिए बड़ा क्लियरली देख रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि अभी हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है, बट वी आर वेरी ओपन फॉर दैट। ओके आशीष सर, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। हैप्पी फोर्जिंग्स इन्वेस्टमेंट के रडार से कैसी बेट है, इस पर बातचीत